नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में जो कि दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 19वां है दोस्तों, इसमें हम डिस्कस करेंगे पंचायती राज को दोस्तों, जो कि कौन सा है, पार्ट नंबर 9 में पहुंच चुके हैं दोस्तों। हम एक एक करके दोस्तों हमने पार्ट बाई पार्ट पॉलिटी को डिस्कस किया है। हम कौन से पार्ट पर पहुंच चुके हैं, पार्ट नंबर 9 पर पहुंच चुके हैं, जिसमें क्या है दोस्तों, पंचायत है। पार्ट 9 ए में क्या है दोस्तों, म्यूनसिपालिटीज़ है। पार्ट नंबर 9 बी में क्या है, पार्ट नंबर 9 बी में कॉर्पोरेटिव के बारे में दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम अपनी पॉलिटी के लास्ट ही चरण पर हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ ही लेक्चर के बाद पॉलिटी खत्म हो जाएगी। इस दोस्तों यह पार्ट नंबर 19वां है। कम से कम दोस्तों 4 या 5 ही टॉपिक रह गए हैं। इसके बाद दोस्तों कंप्लीट पॉलिटी का जो हमारा सीरीज़ है यह कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। दोस्तों इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है यह किस प्रकार से है दोस्तों। जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जो वह कैसे है, सबसे ऊपर दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद दोस्तों स्टेट की गवर्नर आती है। सबसे ऊपर क्या है, गवर्नमेंट है अपनी इंडिया की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। फिर उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य की सरकार है वह आती है। फिर उसके बाद दोस्तों डिवीज़न होते हैं। फिर दोस्तों डिवीज़न के बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट, जैसा जिला परिषद। जिला परिषद को दोस्तों फिर 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक जो ग्रामों में होती है दोस्तों, ब्लॉक जो तहसील कहलाती हैं, और ग्राम पंचायत। इस प्रकार दोस्तों एक यह पार्ट भाग बांट दिया जाता है। और दोस्तों दूसरा पार्ट यह है। दूसरे पार्ट में क्या है दोस्तों, म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन है, अर्थात जो महानगर पालिका है। फिर दोस्तों महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत दोस्तों, और फिर नगर पंचायत दोस्तों। इनके बाद क्या होते हैं, वार्ड चालू हो जाते हैं कि कौन सा वार्ड है दोस्तों, वार्ड 6, 7, किस वार्ड में आप रहते हैं, इस प्रकार से। और दोस्तों यदि दूसरे भाग की बात करें जो कि ब्लॉक है अर्थात तहसील, और दोस्तों तहसील के बाद क्या आता है, ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत कहलाती है विलेज में दोस्तों। और जो यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बनते हैं उनको क्या कहते हैं, हम सरपंच कहते हैं, सरपंच। और यहाँ पर जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पालिका मतलब वार्ड में जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे पार्षद कहलाते हैं। इस प्रकार दोस्तों बटे होते हैं। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जो दोस्तों संरचना है हमारी, वह कैसी है दोस्तों, इस प्रकार से है। सबसे ऊपर क्या होगी दोस्तों, सबसे ऊपर गवर्नमेंट होगी अपने अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर दूसरे नंबर पर दोस्तों राज्य की गवर्नमेंट होगी। फिर तीसरे नंबर पर डिवीज़न होंगे। फिर चौथे नंबर पर दोस्तों जिला पंचायत होगी अर्थात जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगे। फिर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल जो जिला पंचायत वह 2 भागों में बट जाएगी। कौन कौन से, एक दोस्तों ब्लॉक अर्थात तहसील में, और दूसरी दोस्तों महानगर पालिका, नगर पालिका और नगर पंचायत में। फिर दोस्तों नगर पंचायत, महानगर पालिका और नगर पालिका के नीचे क्या सिस्टम होता है, वार्ड होते हैं, जो कि हमारे जिला में होते हैं दोस्तों। शहरीकरण जो दोस्तों अर्बन एरिया है वहाँ पर, और दोस्तों जो रूरल एरिया है वहाँ पर क्या होते हैं, ग्राम पंचायत होते हैं और तहसील होती हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं अब पंचायत को, कि दोस्तों जो पंचायत भाग है हमें आज क्या पढ़ना है दोस्तों, जो ये वाला पार्ट पढ़ना है। फिर दोस्तों कल क्या पढ़ेंगे दोस्तों, कल हम ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज की बात करें दोस्तों तो कहाँ से शुरुआत हुई दोस्तों, जो यह समिति है दोस्तों, इसकी ग्राम स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश थी, जिसे पंचायती राज कहा गया दोस्तों। यह कितने स्तरीय है, क्या 3 स्तरीय है। सबसे ऊपर कौन सी दोस्तों, जिसे पंचायती राज का मेहता रिपोर्ट के दोस्तों, कौन से, बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों यह त्रिस्तरीय पंचायती समिति की स्थापना की गई थी। सबसे फिर दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की बात करें कि ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी, जिसमें जिला स्तर पर दोस्तों कौन सी होगी, जिला परिषद होगी। फिर दोस्तों ब्लॉक अर्थात तहसील स्तर पर दोस्तों सेकंड नंबर पर तहसील होगी। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। इस प्रकार दोस्तों यह 3 है, यह 3 स्तरीय पंचायत समिति है। आगे बढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को दोस्तों 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकार मिल गया था कि दोस्तों राष्ट्रीय जो विकास परिषद थी उसने स्वीकृति दे दी थी किसको, बलवंत राय मेहता समिति के लिए। फिर दोस्तों इस समिति को दोस्तों कब इसको अपनाया गया था, 1959 में राजस्थान के पंचायती राज को लॉन्च करने वाला भारत का पहला था। 1959 में पंचायती राज को दोस्तों पहला राज्य कौन सा बना था, पहला राज्य बना था राजस्थान। राजस्थान के दोस्तों नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की गई थी और इसे दोस्तों स्टार्ट कर दिया गया था। यदि दोस्तों इसको यदि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यदि देखा जाए कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहाँ पर हुई थी, अपने आंध्र प्रदेश में हुई थी। फिर इसके बाद जब 1959 में दोस्तों 1959 में राजस्थान में इसके लिए पूरे तौर पर दोस्तों लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज की संस्थान का उद्घाटन किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को। दोस्तों 9 दिन बाद आंध्र प्रदेश हैदराबाद के पास साधनगर में पंचायती राज शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना था। यदि दोस्तों दूसरा राज्य पूछा जाए कि दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य बना था आंध्र प्रदेश। और पहला राज्य कौन सा बना था? पहला राज्य बना था राजस्थान। और राजस्थान का यदि जिला पूछा जाता, नागौर जिला था, नागौर डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद आई थी संतानम समिति, जो 1963 में आई थी संतानम समिति, जिसमें क्या था दोस्तों? यह बलवंत राय मेहता समिति का अनुसरण, अर्थात जिसने अनुसरण किया था सेम था कि बलवंत राय मेहता समिति सही है, इस प्रकार से दोस्तों इसकी सिफारिश थी। फिर उसके बाद दोस्तों 1977 में अशोक मेहता समिति आती है। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने 13 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? अशोक मेहता थे। दोस्तों अशोक मेहता समिति जो थी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस समिति ने सिफारिश की थी कि 3 स्तरीय को 2 स्तरीय कर दिया जाए। अर्थात जो 3 स्तरीय समिति है दोस्तों, जिला परिषद, फिर दोस्तों तहसील और फिर जो ग्राम सभा है, इसके लिए दोस्तों 2 स्तरीय कर देना चाहिए। यह सिफारिश किसकी थी? यह सिफारिश थी दोस्तों अशोक मेहता समिति की, जो कि कब आई थी दोस्तों? 1977 में आई थी। फिर दोस्तों यदि बात करें, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक 2 राज्य थे जिन्होंने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को के आधार पर पहल की थी। अर्थात अशोक मेहता समिति को मतलब अपनाने वाले राज्य कौन कौन से थे दोस्तों? कौन कौन से थे? 2 राज्य थे। कौन कौन से थे? कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। वेस्ट वाला पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, इन 2 राज्यों ने अशोक मेहता समिति की जो सिफारिशें थी इनको स्वीकार कर लिया था। फिर इसके बाद कौन सी समिति आती है दोस्तों? GV राव समिति आती है। GV राव समिति, यह कब आई थी दोस्तों? 1985 में आई थी। GV राव समिति में क्या बताया गया दोस्तों कि 1985 में GV राव समिति का गठन हुआ। अशोक मेहता समिति की बात किया गया था। इस समिति को विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए एक एकीकृत अवधारणा की सिफारिश करने के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के पहल की नियुक्ति की थी। दोस्तों किस प्रकार से यदि पूछा जाए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना किसके पहल पर शुरुआत की गई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना की तो दोस्तों GV राव के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समिति ने सिफारिश की थी कि जिला परिषद नीति नियोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए बुनियादी इकाई होनी चाहिए। दोस्तों कैसा होना चाहिए कि नीति नियोजन और कार्यक्रम के लिए बुनियादी इकाई होनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों कौन सी समिति आती है? इसके बाद आती है LM सिंघवी कमेटी। यह कब आती है? और 1986 में। दोस्तों इसके GV राव समिति के 1 साल बाद भारत सरकार ने डॉक्टर LM सिंघवी समिति की स्थापना की। उस वक्त दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। LM सिंघवी समिति को पंचायती राज की संवैधानिक स्थिति की सिफारिश करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों इस समिति की प्रमुख बात क्या थी? इस समिति की प्रमुख बात थी कि इसने दोस्तों सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज है दोस्तों, इसको किसमें संवैधानिक निकाय, संवैधानिक स्थिति प्रदान कर देनी चाहिए। यह वस्तुतः विकेंद्रीकरण के साथ भारत के दशकों के प्रयोगों के बाद पहली समिति थी जिसने ग्राम सभाओं को प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अवतार के रूप में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हम बात करें कि जो अपना पंचायती राज है यह किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों, और किस अनुसूची में? तो दोस्तों संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब हुआ था दोस्तों? 1992 में दोस्तों इसकी सिफारिश हुई थी और 1993 में दोस्तों इसको संशोधन कर दिया गया था। इस प्रकार दोस्तों इसको भाग 9 के तहत भाग 9 के तहत किस संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया था? भाग 9 के तहत अनुसूची नंबर 11वें में जोड़ दिया गया था पंचायती राज को। और दोस्तों इसी के साथ 1993 में ही 74 संविधान संशोधन होता है, जिसमें नगर पालिकाओं को जो म्यूनिसिपल है दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसको जोड़ दिया गया था 74वें संविधान संशोधन करके संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 73वें संविधान 1992 संविधान में एक नया भाग 9वां शामिल कर दिया गया था, जिसका शीर्षक पंचायत है, जिसमें अनुच्छेद नंबर दोस्तों कहाँ से कहाँ तक? 243 से 243O तक प्रावधान शामिल है। दोस्तों इसमें कितने विषयों को शामिल किया गया है दोस्तों? 29 इसमें विषय हैं दोस्तों, 29 सब्जेक्ट हैं। और दोस्तों इसमें 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों हम ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गाँव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल गाँव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। दोस्तों जितने भी मतदाता सूची में सम्मिलित होते हैं और ग्राम सभा के, वे ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। ग्राम सभा की शक्तियां और कार्य राज्य विधायिका द्वारा कानून द्वारा तय किए जाते हैं। जितने भी दोस्तों राज्य के
जितने भी ग्राम सभा के जितने भी कार्य होंगे, जितने भी जैसे कि चुनाव वनाव जैसा कौन डिस्टर्ब करेगा दोस्तों, यह कौन देखेगा, यह अपने राज्य की सरकार देखेगी दोस्तों। इसके लिए आप पार्लियामेंट नहीं जा सकते, अर्थात संसद इसको नहीं करती है। इसके लिए कौन करती है, ग्राम सभा के लिए दोस्तों। ग्राम सभा के स्तर के जितने भी काम होते हैं वे कौन देखता है दोस्तों, विधायिका देखती है, अपनी राज्य की विधायिका देखती है, अर्थात लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि कौन होती है, विधानसभा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पंचायती राज के 3 स्तरों में दोस्तों कौन कौन से दोस्तों 3 स्तर कौन कौन से। भाग 9 के 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली प्रदान करती है, जिसका गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर किया जाता है। इन तीनों स्तरों के सभी सदस्य चुने जाते हैं। इसके अलावा मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर निर्वाचित सदस्य में से चुना जाता है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर पंचायती सरपंच के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा अपने स्वयं, अतः दोस्तों जो चुनाव होते हैं ग्राम सभा के, यह कौन करता है, राज्य की विधायिका करती है, उसके द्वारा राज्य की विधायिका द्वारा की जाती है। अपने ग्रामों में जो होते हैं वे सरपंच कहलाते हैं, और जो हमारे अपने जिला में होते हैं, जो जिला के मतलब जो अपने वार्ड के होते हैं वे कौन कहलाते हैं, वे पार्षद कहलाते हैं। इनके चुनाव दोस्तों किसके द्वारा होते हैं, और इसके अपने राज्य की विधानसभा करती है। इसके लिए दोस्तों और जो अपने कौन होते हैं दोस्तों, वो चुनाव करवाते हैं। निर्वाचन आयोग जो होता है वह नहीं करवाता है ग्राम सभा के, जो अपने सेंट्रल के करवाते हुए कौन किसके करवाते हैं, जैसे हमने सांसद के होगा दोस्तों, MP इनकी करवाती है अपने निर्वाचन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आरक्षण की बात करें पंचायतों में, तो दोस्तों इसमें 1/3 अर्थात 1/3 दोस्तों वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण रहती हैं सीटें किसमें दोस्तों, पंचायती आरक्षण में। इसलिए दोस्तों आप देखते हैं कि वार्ड में भी और पंचायत में भी दोस्तों महिलाएं खड़ी होती हैं, क्योंकि दोस्तों 1/3 इसमें आरक्षण है ही दोस्तों, इसमें पुरुष मेल नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पंचायतों की अवधि दोस्तों। इसकी कितनी अवधि होती है, इसकी अवधि दोस्तों 5 साल की होती है इसकी, और 5 साल में दोस्तों, और यदि दोस्तों इसमें बात करें दोस्तों, इसको मतलब पंचायती राज को दोस्तों भंग भी किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है दोस्तों, राज्य की विधानसभा के द्वारा। और दोस्तों यदि हम सदस्य की अयोग्यता की बात करें दोस्तों, डिस्क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों यह किसमें दिया गया, अनुच्छेद 243F के तहत दोस्तों, किसके तहत, F के तहत सदस्यों के अयोग्य के लिए प्रावधान भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो MLA बनने के लिए योग्य है वह पंचायत का सदस्य बनने के लिए योग्य है, लेकिन पंचायत के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होती है, 21 वर्ष की होनी चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फाइनेंस कमीशन की बात करें, वित्त आयोग की, तो राज्य सरकार को हर 5 साल में एक वित्त आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करे और सिफारिश करे। दोस्तों वित्त आयोग किए जाते किसके लिए, राज्य की, और दोस्तों ग्राम सभा की पंचायतों के लिए वित्त आयोग का मतलब फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। आगे बढ़ते हैं, जो क्या करेगा दोस्तों, जो अपनी वित्तीय स्थिति को देखेगा, समीक्षा करेगा, और वित्त आयोग की यह रिपोर्ट राज्य विधायिका में रखी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची राज्य विधायिका और पंचायतों के बीच शक्तियों के वितरण को सुनिश्चित करती है। यह अनुसूची में दोस्तों कितने 29 विषय हैं दोस्तों, हम यह डिस्कस कर चुके हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों को आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर अदालत में सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं दोस्तों, इसके लिए अदालत नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।